वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स। इस सेशन में हम जैब का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, उसका मॉड्यूल सी चैप्टर 22 के डिस्कशन की शुरुआत करने वाले हैं। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द बैंकिंग लॉस। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द आरबीआई एक्ट 1934 इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। राइट, ये पार्ट 1 होगा, कई पार्ट्स में हम इस लॉ को समझेंगे। सो बिफोर मूविंग अहेड लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जैब एग्जाम, अपकमिंग जैब एग्जाम जून साइकिल का जो है, तो यू शुड डेफिनेटली कंसिडर कि कोई ना कोई आपको मेंटोर कर रहा हो। एंड वी हैव कम अप विद दिस मास्टर कोर्स जहां पर आपको चारों कंपोनेंट जो जैब एग्जाम के उनसे रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। यू आर गेटिंग द रिकॉर्डेड वीडियोस जो कि आप छोटे छोटे वीडियोस है अपने ब्रेक्स वगैरह में देख सकते हो। इसके साथ एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर, साथ के साथ यू ऑल्सो हैव द फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ईच एंड एवरी चैप्टर के साथ नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है इन लाइव क्लासेस, राइट? So if you want to avail, you can click on the link given in the description. इंडिविजुअल कंपोनेंट से रिलेटेड जो मास्टर कोर्स है वो भी आप अवेल कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अगर आप अभी इसे अवेल कर रहे हो देन यू शुड डेफिनेटली यूज जैब 85 कोड, जो कि जिससे आपको 85% का डिस्काउंट ऑन मोस्ट ऑफ दीज कोर्सेज उस पर मिल रहा है। इस चैप्टर में अगर हम देखें, देयर आर टू इंपॉर्टेंट लॉज जिसका डिस्कशन किया गया है, आरबीआई एक्ट एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बट व्हाट आर द टोटल ऑल द लेजिस्लेशन जो कि इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है आरबीआई एक्ट, जिससे आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया था। आरबीआई को क्यों एस्टैब्लिश किया गया था? बिकॉज उसका मैंडेट था सो एज टू प्रिंट द नोट्स। इसके साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी, प्राइस स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें भी आरबीआई का मैंडेट है। तो उन चीजों को आरबीआई को डेजिग्नेट करने के लिए ये लाया गया। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सो एज टू रेगुलेट अदर बैंक्स, ठीक है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, इन सबको रेगुलेट करने के लिए। इसके साथ साथ वी हैव द एसबीआई एक्ट 1955 में एसबीआई को एस्टैब्लिश किया गया था आफ्टर इंपेरियल बैंक जो था उसको एसबीआई के अंदर सब्ज्यूम कर लिया गया। ठीक है, 1 जुलाई को एस्टैब्लिश किया गया है। एंड एसबीआई सब्सिडियरी एक्ट, जहां पर एसबीआई से कई सब्सिडियरीज निकले, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, ये सब। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट, ये ऐसा एक्ट है जिससे ये पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन को एस्टैब्लिश किया गया था। ये है क्या? आप जब भी बैंक में डिपॉजिट करते हो तो आपके डिपॉजिट के सामने एक इंश्योरेंस भी आपको मिलता है। तो ईच कस्टमर को ईच अकाउंट के लिए 5 लाख रुपीस प्रोवाइड किया जाता है। बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 एंड बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1980, तो इन दोनों एक्ट्स के थ्रू कई सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को जो है नेशनलाइज किया गया था, पब्लिक सेक्टर बनाया गया। 14 बैंक्स को यहाँ पर, 6 बैंक्स को यहाँ पर। ठीक है, इसके साथ स्टेट बैंक्स रिपील एंड अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018, इसके तहत स्टेट बैंक्स कई सारे सब्सिडियरीज जो बन गए थे इसके, उन सभी को हटाया गया एंड देन सिंगल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लाया गया। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर हम आरबीआई एक्ट का देखें तो 1926 में रॉयल कमीशन बनी थी एंड 1927 में इससे रिलेटेड एक बिल लाया गया था, यानी कि इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले ये चीज चल रही है। 1933 में व्हाइट पेपर यानी कि पूरा डिटेल्स लाया गया। 34 में जो बिल है वो एक्ट में चेंज हो गया। 1935 में आरबीआई को एस्टैब्लिश कर लिया गया विद अ कैपिटल ऑफ 5 करोड़ रुपीस। ठीक है, जब एस्टैब्लिश किया गया था आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर नहीं था, ये एक प्राइवेट एंटिटी था। ठीक है, आरबीआई इंडिया के लिए, म्यांमार के लिए, पाकिस्तान, तीनों के लिए सेंट्रल बैंक था। बट 1942 में ये म्यांमार का सेपरेट सेंट्रल बैंक बना, 1948 में पाकिस्तान का सेपरेट। एंड अगर हम देखें 1949 में आरबीआई को भी, पहले आरबीआई क्या प्राइवेट बैंक के तरह एस्टैब्लिश किया गया था, तो इसे नेशनलाइज किया गया 1949 में, 1948 के आरबीआई एक्ट के तहत। अब क्या प्रियम्बल, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? आरबीआई को कंस्टिट्यूट करने के लिए आरबीआई एक्ट लाया गया। अब आरबीआई का मेन एम क्या है, कंस्टिट्यूट क्यों किया जा रहा है? रेगुलेट इशू ऑफ बैंक नोट्स, रिजर्व्स रखने के लिए, सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी, करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम, यानी कि बैंक नोट्स को इशू करना। आरबीआई के पास बहुत सारा रिजर्व है, गोल्ड रिजर्व, फॉरेन करेंसी रिजर्व, ये सब। और मॉनेटरी स्टेबिलिटी भी, यानी कि अगर हम देखें तो मनी जो का जो सर्कुलेशन है, इसकी स्टेबिलिटी मेंटेन करने का काम आरबीआई का है। करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम सारा मेंटेन आरबीआई करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को भी आरबीआई चलाता है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें, आरबीआई एक्ट का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है, ये एक प्रिलिमिनरी चीज है। इसके साथ साथ सेक्शन 2E में आप देखोगे शेड्यूल्ड बैंक का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो आरबीआई एक्ट में दो शेड्यूल से, शेड्यूल 1 में जियोग्राफिकल रीजन जहां पर ये एक्ट एप्लीकेबल है वो सब दिया हुआ है। डिफरेंट डिविजन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऑफ इंडिया, उस के बेसिस पर कौन से रीजन्स इंडिया के इसमें आते हैं वो दिया हुआ है। शेड्यूल 2 में बैंक्स के नाम है एंड ऑल ऑफ दीज बैंक्स आर नोन एज द शेड्यूल्ड बैंक्स।
ठीक है, इनके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स है जिनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पे सेक्शन 3, जहां पर क्या एम है इसको एस्टैब्लिश करने का और आरबीआई एक लीगल एंटिटी है ये बताया गया है। सेक्शन 4 में 5 करोड़ रुपए इसका पेड अप कैपिटल है। सेक्शन 7 एंड 8 में बताया गया है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि आरबीआई का हेड सारे डिसीजंस ये लेगा, इस तरीके से इसे एस्टैब्लिश किया गया। इस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आरबीआई गवर्नर इसके हेड हैं। कौन कौन इसमें हैं? आरबीआई के गवर्नर होंगे सेंट्रल बोर्ड में 4 या उससे कम जो है डेप्यूटी गवर्नर्स होंगे, डायरेक्टर्स होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेटेड। डायरेक्टर्स ऐसे होंगे जो कि लोकल बोर्ड से होंगे। तो आरबीआई का लोकल बोर्ड है, 4 रीजन हमने देखा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो 4 लोकल बोर्ड से आरबीआई के, ईच लोकल बोर्ड में 5 मेंबर्स होंगे। तो ये हम सेक्शन 9 में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे और जो गवर्नमेंट गवर्नर एंड डिप्यूटी गवर्नर है ये फुल टाइम मेंबर्स है यहाँ पर, बाकी सारे जो है पार्ट टाइम। गवर्नर एंड डिप्यूटी गवर्नर 5 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट उससे पहले उन्हें हटा सकता है। ठीक है, सेक्शन 9 अगर हम आरबीआई एक्ट का देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोकल बोर्ड्स के बारे में बताया गया है। 4 जियोग्राफिकल रीजन तो 4 लोकल बोर्ड्स, ईच बोर्ड में 5 मेंबर्स, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं 4 साल के लिए। एंड 2 टर्म्स ये रह सकते हैं, यानी कि टोटल 8 ईयर्स तक सेम पर्सन को ये लोकल बोर्ड का मेंबर बनाया जा सकता है, उसके बाद नेवर अगेन। ठीक है, उस पर्टिकुलर लोकल बोर्ड का मेंबर वो नहीं बनेगा। सेक्शन 11 में ऑफिस से गवर्नर डिप्यूटी गवर्नर इनको हटाया जा सकता है लोकल बोर्ड मेंबर को, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा। और ये सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग्स कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ होंगी? 6 मीटिंग्स 1 साल में करने हैं, और 1 मीटिंग एटलीस्ट हर एक क्वार्टर में करना है। गवर्नर डिप्यूटी गवर्नर इसको प्रिसाइड करेंगे, और इसके साथ साथ इसकी जो वोटिंग है उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा कि क्या डिसीजन है उस लोकल बोर्ड का। अगर वोटिंग में इक्वालिटी आती है, यानी कि लेट्स से 6 मेंबर्स है, 3 लोगों ने यस कहा, 3 लोगों ने नो कहा, तो ऐसे में इक्वालिटी ऑफ वोटिंग डिसाइड कौन करेगा? जो भी प्रेसिडेंट है वो डिसाइड करेगा कि क्या किया जाए। ठीक है, नाउ लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन एज पर सेक्शन 4 ऑफ आरबीआई एक्ट, पेड अप कैपिटल आरबीआई का कितना है? तो इट इज 5 करोड़ रुपीस, अभी अभी हमने पढ़ा। सो बी इज द राइट आंसर। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। ये अक्टूबर में पूछा भी गया है 2023। आरबीआई हैज डैश लोकल बोर्ड्स इन इंडिया, 2 3 4 5। बहुत ही सिंपल है। प्लीज ट्राई टू आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 8146207241, या फिर आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं hello@edutab.co.in पर। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।